हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अचीव सीपीएफ के यूट्यूब चैनल पे। तो हम नवंबर की जो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे हम इसको लेकर आ चुके हैं आपके सामने, जो पेपर 2 के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट है पेपर 2 के इंपॉर्टेंट जो भी वीकली एनालिसिस है, इसको हम लेकर यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आए थे इस प्रीवियस वीक में उसके। ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं। और ये कौन सा मंथ चल रहा है, हमारा नवंबर मंथ चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो भी द हिंदू में हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं उसका एक हम क्या करेंगे, डिटेल डिस्कशन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, स्पेशली सीएपीएफ के पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट टेकिंग कर सकते हैं, जो कि आप बाद में क्या कर सकते हैं, रिवाइज करके अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। वहां से कुछ डेटा लिख सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, फिगर्स, और कुछ भी आपके एग्जाम के लिए जो भी डेटा चाहिए होता है, ये सारी चीज़ हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने जो भी हम एडिटोरियल के डिस्कशंस करते हैं उसके लिए। और कोई भी नई प्रिपरेशन ज्वाइन करना चाह रहा है सीएपीएफ के लिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि पेपर 2 के लिए कंटेंट कहाँ से लाए, तो बिलीव मी, आप ये सीरीज आप 2 से 3 महीने फॉलो करो। एंड लकली अगर आप अभी जुड़ रहे हो हमसे तो आप गुड लक। आप एक आपका लक बहुत अच्छा है कि आपके पास अभी प्लेंटी ऑफ टाइम है। आई थिंक 7 to 8 मंथ्स टाइम है इस एग्जाम के, तो आप यहाँ पे 2-3 मंथ दे सकते हो इस चीज़ को, ताकि आप पेपर 2 के लिए और भी अच्छे कंटेंट्स गैदर कर लो और वहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सको। तो हमारा मेन मोटिव यही है यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट करने का, कि आप क्या कर सको, अपने पेपर 2 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे विदाउट ज़्यादा टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे, एक इंडिया नीड्स अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक पॉलिसी स्कूल। ठीक है, हमें एक हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बेसिस पे क्या हमें चेंज लाना चाहिए, क्या रिफॉर्म लाने चाहिए, इसके बारे में इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया है, या फिर जो भी राइटर है उसने डिस्कस किया है। हमारे जो भी किस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी है उसको और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं विद पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम पब्लिक पॉलिसी के बारे में ट्रेनिंग दे सके और ऐसे स्कूल बना सके जो कि नेशन बिल्डिंग पे फोकस करे। ठीक है, जहाँ पे ब्रॉड एजुकेशन स्पेस हो और वहाँ पे क्या कर सके, हम इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करा सके हमारे पॉलिटी के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, और एक थिंक टैंक हम क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम वो चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा आर्टिकल स्टार्ट होता है क्वेश्चन की तरह कि व्हाई इज इट दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैज येट टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा इंडिया, हमारी कंट्री है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड क्लास कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन नहीं है अभी तक, तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। ये चीज़ बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या करते हैं, लीडर्स को ट्रेन करते हैं, और वो सिर्फ यहाँ बताया जा रहा है कि उसे नॉट ओनली नेशन बट ग्लोबल गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे बड़े बड़े पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, हमारे यूरोप में, वो क्या करते हैं, लीडर्स को ट्रेन करते हैं, जो कि सिर्फ नेशन को ही नहीं बल्कि पूरे जो वर्ल्ड है उसके गवर्नेंस को शेप करते हैं, वहाँ उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जॉन एफ कैनेडी स्कूल है ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल इसी को कहते हैं, और दूसरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। ये सारे स्कूल्स क्या करते हैं, पब्लिक पॉलिसी टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं लोगों को, ताकि वो फ्यूचर में क्या फ्यूचर रेडी हो सके और एक प्रॉपर ग्लोबल लीडर की तरह उभर कर आ सके। उनके अंदर वो ट्रेड्स डेवलप करना, उनके अंदर वो माइंडसेट डेवलप करना, ये सारा टारगेट होता है ऐसे इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि और इंडिया, जिसका कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल चैलेंजेस है हमारे कंट्री में। ठीक है, ठीक, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे कंट्री में एक ट्रेंड पब्लिक पॉलिसी स्कूल नहीं है। हमें ऐसा करने के लिए जो अब्रॉड जाना पड़ता है। ठीक है, जो हम फाइनेंस ट्रेनिंग चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को, अपने लीडर्स को अब्रॉड भेजते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। फिर फर्दर देखते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है कि दिस इज नॉट लैक फॉर पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स, इंडिया हैज मेनी। बताया जा रहा है कि ये पब्लिक पॉलिसी, लैक ऑफ पॉलिसी स्कूल्स का लैक नहीं है, इंडिया के पास बहुत है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या फिर इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप है, मेन प्रॉब्लम वहाँ अराइज होती है कि हम अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को उस तरीके से रिफॉर्म करें ताकि हम पब्लिक पॉलिसी फ्रेंडली इंस्टीट्यूशंस डेवलप कर पाए। मेन टारगेट हमारा यहाँ पे ये है। ठीक, फर्दर यहाँ देखते हैं, हमारा जो पहला यहाँ पे सब टॉपिक है, द एग्जीक्यूटिव हैज द रेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हम फर्दर यहाँ पे आगे देखेंगे अभी, कि पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन जो है थ्राइव ओनली व्हेन दे इन्फ्लुएंस पावर एंड डिसीजन मेकिंग। बताया जा रहा है कि पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूशन तभी चलते हैं जब वो क्या करें, पावर को इन्फ्लुएंस करें और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करें। यानी जो जिस लीडर्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, जिस स्टूडेंट्स को जो एज ए लीडर फ्यूचर में वर्क कराएंगे, उनको ट्रेन कर रहे हैं, तो वो पावर को इन्फ्लुएंस करें, उनका कुछ इन्फ्लुएंस रहे और डिसीजन मेकिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले करे। ठीक है,
जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ इंडिया में देर आर लिमिटेड एक्सेस टू पॉइंट्स फॉर पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर्स, एकेडमिक्स एंड सिविल सोसाइटीज ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। यह बताया जा रहा है कि मेनली हमारा पॉलिसी फॉर्मेशन कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है, एग्जीक्यूटिव और जो हमारा लेजिस्लेटर है उसके हाथ में ये पब्लिक पॉलिसी हमारा कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो जाती है क्योंकि जो हमारे पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर्स हैं, यानी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं या फिर जो एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इन सारी चीज़ का, उनका या फिर कोई एकेडमीज है या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, वो पॉलिसी को बहुत ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती हैं। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। ठीक, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। अब ये है क्यों, तो बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर है वो कहाँ वेस्टेड है, एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद जो ऑपरेशनलाइज करते हैं, इसको ऑपरेशन में कौन लाते हैं, प्राइमरीली पॉलिटिकल एलिट जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। ठीक है, वो ना कि डेलिबरेटिव जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके थ्रू ये इंप्लीमेंटेशन में आते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसको इंप्लीमेंट कौन करता है, पॉलिटिकल एलिट जो हो गए वो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या ब्यूरोक्रेट्स हो गए। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि द ओवरसाइट रोल ऑफ द लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव टू इज लिमिटेड। जो ओवरसाइट रोल है यानी एक एनालिटिकल जो रोल है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव पे, वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है क्योंकि हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। ठीक है, सबके पावर्स क्या है, सेपरेट है। ठीक, तो एक दूसरे के क्या जो कार्य क्षेत्र है उसमें दखलंदाजी नहीं करता। इससे क्या होता है कि फंडामेंटली डिफरेंट पॉलिसी इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जो कि अदर जो मेजर डेमोक्रेसीज है वहां पे ये चीजें प्रिवेल नहीं करती हैं। ठीक, अब यहाँ फर्दर अगर हम देखें तो यहाँ एक एग्जाम्पल है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर इस चीज को हमें सुधारना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लाना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस सस्टेन्स अ वाइब्रेंट इकोसिस्टम ऑफ पॉलिसी स्कूल्स, ठीक, थिंक टैंक्स, एडवोकेसी ग्रुप्स दैट कैन सिक्योर फंडिंग एंड फाइंड पेइंग क्लाइंट्स बिकॉज देयर एनालिसिस एंड एक्सपर्टीज कैन मीनिंगफुली इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि हमें किस चीज़ की जरूरत है, एक डिसेंट्रलाइज प्रोसेस की जरूरत है जो सस्टेन करे पॉलिसी स्कूल्स को, जहाँ पे हम थिंक टैंक्स क्रिएट कर सके, ऐसे लोग जहाँ पे थिंकिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, एडवोकेसी ग्रुप्स क्रिएट कर सके जहाँ पे फंडिंग सिक्योर किया जा सके, और एक प्रॉपर क्लाइंट इकोसिस्टम क्रिएट करे जहाँ पे हम पॉलिसीज को एनालाइज करें और एक्सपर्टीज हमारी उस चीज में हो जहाँ पे हम इन्फ्लुएंस कर पाए लॉ मेकिंग को मीनिंगफुली। ठीक है, यानी एक अच्छे तरीके से हम क्या करें, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर पाए। यहाँ पे इसका मेन कहना ये है। बट यहाँ बताया जा रहा है कि इंडिया में जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है एग्जीक्यूटिव के अंदर और जो पार्टी लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ये क्या कर रहा है, इस इन्फ्लुएंस को क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और जब तक ये इन लोगों के पास टॉप का एक्सिस होगा, टॉप लीडरशिप का एक्सिस होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, और ये क्या करेंगे, आर अलाइन विद देयर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। तो ये क्या करेंगे, अपने पॉलिटिकल प्रायोरिटीज से ही अलाइन रहेंगे। इनका मेन फोकस पब्लिक पॉलिसी के ऊपर नहीं होगा, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर नहीं होगा। यहाँ पे मेन क्या कह रहा है, आप एक नट सेल में समझ लो कि इंडिया में क्या है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का। और इसको कौन रन करते हैं, जो लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। और पार्टी के अंदर क्या है, पार्टी के अंदर पार्टी लीडरशिप है। तो इससे क्या होता है कि सिविल सोसाइटीज हो गए, थिंक टैंक्स हो गए, लॉ मेकर्स हो गए, इन सब का जो एक इन्फ्लुएंस है वो क्या हो जाता है, जनरली रिड्यूस हो जाता है हमारे पॉलिसी मेकिंग पे। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज है और लीडर्स है वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली टॉप पोजीशन हैंडल करते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग को प्रायोरिटाइज करते हैं कि जो जहां उनका इंटरेस्ट है वहां पे वो ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी प्रमोट करते हैं कंपेरिजन टू पब्लिक वेलफेयर। इससे क्या होता है, फिर एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है पॉलिटिक्स में और पॉलिसी में, जहां से क्या होता है, पॉलिसी डिस्कोर्स क्या होता है, डाउन स्ट्रीम चला जाता है, इसका डाउनवर्ड फॉर्मेशन होने लगता है, डाउनवर्ड सर्कुलेशन होता है, रादर देन यहाँ पे लॉ मेकिंग में फोकस करके हम इसको अपलिफ्ट करें। कॉन्सिक्वेंटली बताया जा रहा है कि पब्लिक पॉलिसी लैक द टॉप टियर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी में टॉप टियर इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज का लेसर अमाउंट में है, तो ये भी एक बड़ा इसका ड्रॉबैक है। फर्दर द पावर एंड वेयर द विंड ब्लोज। अब यहाँ पे हम देखेंगे पावर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग को। फर्दर इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग इज क्लोजली टाइड टू हु इज इन पावर। ठीक है, हमारे कंट्री में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहते हैं, पावर में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंटली क्या करते हैं, पॉलिसीज को अफेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक बड़ा मेजर कंसर्न क्रिएट करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव की जो एबिलिटी है पब्लिक स्पेयर में अलाइन करने की, रीअलाइन करने की, जब पावर चेंज होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है इंडिया में और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज है अदर डेमोक्रेसीज में। क्योंकि एक पार्टी हमारे कंट्री में सपोज एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। अब इन दोनों की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो जब ये पावर में आएगी तो ये अपने आइडियोलॉजी के बेसिस पे वर्क करेगी, जब ये पावर में आएगी तो ये अपने आइडियोलॉजीज के बेसिस पे वर्क करेगी, और इससे क्या होगा, एक पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है
जहाँ पे एक क्या कह सकते हैं, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाता है पॉलिसी मेकिंग में, यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग में। इससे क्या होता है, पब्लिक लाइफ में फ्रेजिलिटी क्रिएट हो जाती है, और जो सेंट्रल डिसीजन मेकिंग पे है वो खुद को साइडलाइन कर देते हैं रिजीम के चेंज के कारण। ठीक, जो कि मैंने समझा दिया कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से लॉ बनाएगी, दूसरी अपने हिसाब से। इन मोर इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी, यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वहाँ पे थिंक टैंक्स हो गया, मीडिया हो गई, सिविल सोसाइटी हो गई, वो सारे क्या करते हैं, एक रिलेटिव इन्फ्लुएंस मेंटेन रखते हैं पॉलिसी मेकिंग में, रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन पावर, विच हेल्प्स टू स्टेबलाइज द पब्लिक पॉलिसी इकोसिस्टम। बताया जा रहा है कि जो अदर मोर डेवलप्ड जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है, वहाँ पे जो थिंक टैंक्स हो गए, मीडिया हो गए, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हो गए, वो सब क्या करते हैं, एक रिलेटिव इन्फ्लुएंस अपना बनाए रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में। यानी ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एक मिनट, हाँ, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी जब कोई पावर में आए तो उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो इससे क्या होता है, एक स्टेबल पॉलिसी मेकिंग इकोसिस्टम बना रहता है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो एक दूसरे के वर्क्स को इजीली क्या करते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसको टेक डाउन करवा सकते हैं। तो एक बॉडी के ऊपर हमेशा एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है कि इफ़ वी डोंट वर्क वेल, ये चीज़ें हमारी क्रिटिकली क्या करेगा, ये सब दूसरी बॉडी क्या करेगा, हमारी शॉर्ट कमिंग्स को, ड्रॉबैक्स को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। तो इसकी वजह से एक स्टेबल पॉलिसी मेकिंग का सिस्टम बना रहता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। पर इंडिया में ये चीज़ लैक करता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मीडिया इन्फ्लुएंस होती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, इन सब चीज़ों की वजह से। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बताया जा रहा है कि ये चीज़ें इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है कंपेयर टू अदर जो लार्ज डेमोक्रेसी। ठीक है, हम जो छोटी मोटी डेमोक्रेसी है उसके बारे में बात नहीं कर, जो लार्जर डेमोक्रेसी उसके बारे में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इससे एक डिफरेंट अप्रोच की जरूरत पड़ जाती है पॉलिसी एजुकेशन में। पॉलिसी एजुकेशन प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है, जहाँ पे हम एक टॉप टियर पब्लिक पॉलिसी स्कूल्स बना सकें इंडिया में, जहाँ पे हम डिजाइन कर पाए पॉलिटिकल रियलिटी के बेसिस पे किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, और किस तरीके से हम जो हेवली डिपेंडेंसी हमारे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पे उसको हम रिड्यूस कर सके। ठीक है, इससे क्या होगा, हम डुअल पर्पस सर्व कर पाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स बना पाएंगे जो कि ट्रेडिशनली भी थिंक कर पाएंगे, उनकी थिंकिंग कैपेबिलिटी ट्रेडिशनल में भी प्रमोट हो पाएगी। और दूसरा क्या करेंगे, हम एक पॉलिसी मेकिंग सिस्टम स्टेबल बना पाएंगे, जहाँ पे हर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स का स्टेक रहेगा और उनका एक स्पेस रहेगा वहाँ पे कि वो अपने व्यूज़ को इजीली एंड इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे विदाउट बीइंग इन इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आप फर्दर देखते हैं, फर्दर यहाँ कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न पॉलिसी स्कूल्स है उनका मेन फोकस फॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ को वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए। पर इंडिया को इस तरीके से अपना फ्यूचर ट्रैजेक्टरी नहीं अपनाना चाहिए। इंडिया को क्या करना चाहिए, एक डिफरेंट वे नेविगेट करना चाहिए, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इनफॉर्मल नेटवर्क्स को भी क्या कर सके, डील कर सके, उसको एड्रेस कर सके, और साथ साथ रीजनल पावर स्ट्रक्चर्स पे भी हम एनालिसिस कर सके और सोशल डायनामिक्स को भी समझ सके, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया इज़ अ कंट्री विद वेरी डाइवर्स इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो हमें सबको लेकर चलना है, एक इंक्लूजन, सोशल इंक्लूजन वाली भावना रखनी है, ताकि हम हर जगह ये चीज़ प्रमोट कर सके। ठीक, फर्दर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो करिकुलम है वो ट्रेडिशनल पॉलिसी एजुकेशन के आगे से थोड़ा और ज़्यादा होराइजन उसका इनलार्ज होना चाहिए। सिर्फ उसका फोकस ट्रेडिशनल पॉलिसी एजुकेशन पे नहीं होना चाहिए। जैसे हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे करेंगे, कास्ट हायरार्कीज को कैसे एड्रेस करना है, जो रीजनल एलिट्स हैं उनको किस तरीके से लेकर चलना है साथ में, और ग्रास रूट मूवमेंट जो होते हैं उसको कैसे एड्रेस करना है। ठीक है, फर्दर यह कहा जा रहा है कि स्टूडेंट को सिर्फ पॉलिसी थ्योरी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर किस तरीके से इसको इफेक्टिवली पावर में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा ओपेक है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और मोर पब्लिक पॉलिसी फ्रेंडली, पब्लिक वेलफेयर फ्रेंडली बना सकते हैं। इस पे ध्यान देने की हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है। फिर फर्दर कहा जा रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू ट्रूली ट्रेन डेवलपमेंट लीडर्स हु वांट टू डू गुड फॉर देयर कंट्री, द स्कूल मस्ट सेलेक्ट फॉर एंड कलकेट एम्पैथी फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। अगर हमें एक ऐसे लीडर्स को एक्चुअल में क्रिएट करना है, ट्रेन करना है, जो कंट्री के डेवलपमेंट में फोकस करे, तो हमें किस चीज़ में फोकस करना पड़ेगा, लोगों के एम्पैथी को समझना पड़ेगा कि लोगों की नीड क्या है, किस तरीके से हम कंट्री को इनकलकेट कर सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। इन सब चीज़ों पर फोकस करने की हमें जरूरत है। कहा जाए कि टू ऑफ एन एम्पैथी फॉर द लिव्ड रियलिटी ऑफ पीपल लिव्स इज ओवरलुक्ड एंड लीड्स टू टॉप डाउन डिक्टेट्स दैट कैन ब्रेक हैवोक इन पीपल्स लाइफ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अपर एलिट्स होते हैं वो मेनली पॉलिसी को मोल्ड करते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमें मेन फोकस करने की जरूरत है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पे, जहाँ पे हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करें और लोगों की लाइफ अच्छी करें, ना कि उनके लाइफ में एक हैवोक क्रिएट करें, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। ठीक है, टॉप डाउन की जगह हमें डाउन टू टॉप फोकस करने की जरूरत है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है।
अब लास्ट में कंक्लूजन देखते हैं। कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा स्कूल बनाना चाहिए जिसका मेन फोकस क्या हो, नेशनल बिल्डिंग पे हो। फर्दर उसके बाद क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल स्पेस को, जहाँ पे लेजिटिमेसी और इन्फ्लुएंस को हम प्रमोट करें, जो कि बेस्ड किस पे हो, इन डेप्थ एनालिसिस पे हो, क्वालिटी ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन इंस्टेड ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ वॉर। पब्लिक इंटरवेंशन को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना होगा, ना कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ पावर पे कि किस तरीके से हम पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इस पे ध्यान कम देना होगा। और हमें पब्लिक सेंट्रिक ज़्यादा पॉलिसी मेकिंग एंड उस तरीके के एजुकेशनल ट्रेनिंग पे हमें फोकस करना होगा। फर्दर बताया जा रहा है कि नॉन पार्टीजन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी किसी तरह के बायसनेस को हमें प्रमोट नहीं करना, नॉन बायसनेस पे हमें ध्यान देना। उसके बाद पॉलिटिकली अवेयर रहना, स्पेस क्रिएट करना, इंस्टीट्यूशन को नर्चर करना ताकि डेवलप कर सकें हम प्रोफेशनल्स को, जो कि रिजीम चेंजेस के साथ साथ क्या करें, रिलेवेंस मेंटेन रखें। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो करती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम एक स्टेबल चैनल फॉर पॉलिसी इनपुट बना पाएंगे, जो कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिबेट एंड गवर्नेंस इन इंडिया। इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्रिएट होगी फ्यूचर के लिए, जो कि कंट्री के गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी, और उसके साथ साथ पब्लिक डिबेट पे भी क्वालिटी मेंटेन रहेगा। इससे क्या होगा, एक अच्छा कंट्री का क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा पब्लिक पॉलिसी में, ठीक। हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना है ताकि हम क्या कर सके, सीनियर्स को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सके, और जो हमारे लीडरशिप रोल्स में रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा, जो ऐसे सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अच्छे तरीके से हम ट्रेन करें। तो ये आर्टिकल इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, ये थोड़ा हट के आर्टिकल था, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कस कर लिया आप लोगों के सामने, ताकि एक फिलोसॉफिकल टाइप साइड पे भी आपके पास एक कंटेंट हो, ठीक है। तो इसके साथ ये आर्टिकल खत्म होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो डिस्कस करता है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशियरी, ठीक है। वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन जो जुडिशियरी में रहा, हम इस आर्टिकल में देखेंगे कैसे लोअर कोर्ट्स में एक मार्जिनल रिप्रेजेंटेशन तो है वुमेन को, बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स हायर कोर्ट्स इट रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। किस तरीके से हायर कोर्ट्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लेस है, और उसके साथ साथ क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स क्या क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है इसके सामने, जिसकी वजह से वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर कोर्ट्स में बहुत ज़्यादा क्या रहा है, लेस रहा है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें डील करना चाहिए वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि जुडिशियल सिस्टम जो है वहाँ पे वुमेन का जो एब्सेंस है, यहाँ पे सीधा ही राइटर ने क्या कहा, एब्सेंस से डिनोट किया इस चीज़ को, कि जो राइटर कहना चाह रहे हैं कि वुमेन का एब्सेंस जो है बहुत टाइम से इस चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। एंट्री लेवल पे भी हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा बार डिस्कशन किया है, ठीक है। किस तरीके से लॉयर्स और जजेस जो है विमेन लॉयर्स और जजेस को प्रोफेशन में हम ज़्यादा और भी ज़्यादा इंक्लूड करें, इस पे ध्यान दिया गया। वाइल सच एंट्री लेवल मेजर्स आर नेसेसरी, यह कहा जा रहा है कि एंट्री लेवल मेजर्स तो लेना जरूरी ही है। इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज इनसफिशिएंट टू इंश्योर द कंटिन्यूड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड रिटेंशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी। यहाँ कहा जा रहा है कि सिर्फ एंट्री लेवल थिंग्स से ही क्या नहीं कर सकते, हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर सकते। सिर्फ एंट्री लेवल जो हमारे एग्जाम्स होते हैं या फिर अदर प्रोसेसेस है जिसके थ्रू लॉयर्स एंड जजेस को रिक्रूट किया जाता है, तो वहाँ पे एंट्री लेवल पे ही हम क्या अमेंडमेंट्स लाकर, चेंजेस लाकर, रिफॉर्म्स लाकर इस सिचुएशन को पूरी तरीके से हम क्या नहीं कर सकते, ऑब्लिटरेट नहीं कर सकते, फिनिश या फिर फिक्स नहीं कर सकते, हमें और भी स्टेप्स लेने की जरूरत है। यहाँ पे एक डेटा आ रहा है हमारा कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है जिसको हम स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट कहते रहते हैं, इसका वो बताता है कि 36.3% ऑफ वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विच इज हार्टनिंग, ठीक है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे 36.3% वुमेन रिक्रूटेड है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। कि 100% में से 100 जजेस है तो वहाँ पे 36 क्या है, वुमेन है। इससे पता चलता है कि हाँ, वुमेन का पार्टिसिपेशन एक मार्जिनल लेवल पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट हम यहाँ किस लेवल की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी हमारे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें उससे ज़्यादा जो इन 14 स्टेट्स, 14 स्टेट्स में से मोर देन 50% ऑफ कैंडिडेट सक्सेसफुली रिक्रूटेड इनटू सिविल जज डिवीजन वेयर वुमेन, ठीक है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोर देन 50% जो वुमेन हमने रिक्रूट किया है, ठीक है, स्टेट 14 लगभग 14 स्टेट्स में से, उसमें से 50% क्या है, वुमेन है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हाँ भाई, लोअर कोर्ट्स पे इंटरमीडिएट लेवल पे क्या हो रहा है, वुमेन का पार्टिसिपेशन ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जुडिशियल लेवल पे बी इट लॉयर्स और जजेस, वी आर डीलिंग अबाउट इट कलेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेटली इसके डिस्कशंस नहीं कर रहे अभी। उसके बाद बट हम हायर लेवल पे आते हैं तो जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी में वो कम हो जाता है। जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओनली 13.4% जजेस जो है हाई कोर्ट में है, वुमेन की बात हो रही है यहाँ पे, और सिर्फ 9.3% जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो कि वुमेन है, यानी ये बहुत ज़्यादा लेस है। कहाँ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 36% को डिस्कस कर रहे हैं, अब हम 13%, 9%, यानी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि ऐसा क्यों है, क्यों वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लेस है
इन सारे एरियाज़ में, तो इन सब पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो अभी बताया जा रहा है कि जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा अनइवन है ये चीज़ें। कहाँ पे? हाई कोर्ट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, जो बिहार है, झारखंड है, यूपी है, उत्तराखंड हो गया, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, ये सारी जगहों पे क्या है, या तो कोई भी वुमेन जज है ही नहीं या फिर सिर्फ एक है। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क रेज करता है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे कि क्या हम वहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, क्या हम वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, तो क्या हम वो चीज़ करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं अभी तक? तो दिस इज द मेन क्वेश्चन विच अराइजेज इन फ्रंट ऑफ अस। अब बताया जा रहा है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन, डेटा पब्लिश किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा 2022 में, जब बताया गया कि जो टोटल लॉयर्स अपॉइंट होते हैं, इनरोल होते हैं बार काउंसिल्स के साथ, उसमें से सिर्फ 15% के अराउंड, 15.5% जो है, 15.31% अराउंड जो है क्या है, विमेन है। यानी कितनी बड़ी बात है ये चीज़, कितनी मतलब कंसर्निंग चीज़ है। अगर 100 लॉयर्स क्या हो रहे जुड़ रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, तो उसमें से सिर्फ जो है हमारे 15% ही जो है वो क्या है, वीमेन, यानी सिर्फ 15 ही लेडीज हैं। यानी दिस इज़ अ वेरी अंडर रिप्रेजेंटेटिंग काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे वीमेन को बहुत ही ज़्यादा लेस रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराई जा रही है जुडिशियल लेवल पे। यानी इसके कुछ कारण होंगे ना, हायर लेवल पे क्या हो रहा है, वुमेन क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्या प्रमोशन स्लो है, या फिर वुमेन उतने लंबे तक जुडिशियल सिस्टम में सस्टेन ही नहीं कर पा रही, 20 साल 30 साल, या फिर इसकी रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा है जो कि वुमेन फुलफिल नहीं कर पा रही। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हायर लेवल पे वुमेन की, जहाँ पे लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देख रहे हैं कि लगभग 36% जो है वुमेन क्या कर रही है, रिक्रूटेड है जुडिशरी में, वहीं ऊपर जाके क्या प्रॉब्लम हो रही है कि डेटा हमारा 13%, 9% इस लेवल पे आके क्या हो रहा है, डिटेरियोरेट कर जा रहा है। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि वुमेन जो है ड्रास्टिकली अंडर रिप्रेजेंटेटेड है सीनियर एडवोकेट्स के स्पेसेस पे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स पे, बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स पे। यानी यहाँ पे हमने देखा एक डेटा कि किस तरीके से 15% के अराउंड बार काउंसिल में वुमेन इनरोल होती है। तो एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हमारे लिए मैटर एक हमारे सामने एक फ्रंट पे आता है। ठीक है, तो इस पर हमें देखने की जरूरत है कि पॉलिसी गैप है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या पॉलिसी में गैप है। ठीक है, तो जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का एक विशेष साइकिल का पार्ट है। वुमेन जो है एक्सक्लूडेड रहती है मेरी जुडिशियल सर्विसेज से। जो वुमेन जो इंक्लूड की गई है वो ज़्यादा हाई पोजीशन तक राइज नहीं कर पाती है। ठीक है, जो कि एक प्रॉब्लम है जिसको कंसर्न है, जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। एक्सेस फॉर वुमेन जुडिशरी इज हिंडर्ड एट 2 लेवल्स। ठीक है, वुमेन का एक्सेस जुडिशरी में 2 लेवल पे हिंडर होता है। सबसे पहला हमें बताया जा रहा है एंट्री लेवल, जो कि हमने देखा ऊपर में, उसका रिटेंशन लेवल की अगर वुमेन कहीं जुडिशियल ऑफिसेस को होल्ड कर रही है, उसमें एंट्री ले भी रही हैं, बट लेटर ऑन क्या हो रहा है, उस चीज़ को वो रिटेन नहीं कर पा रही हैं। ग्रेजुअली आइदर दे आर रिजाइनिंग, या फिर किसी वजह से वो हायर लेवल तक प्रमोट नहीं हो पा रही, नहीं पहुंच पा रही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे स्टेट्स ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जहाँ पे वुमेन को क्या किया गया, लोअर जुडिशरी में रिक्रूट किया गया, एनरोल किया गया, जिससे वुमेन क्या कर सके, इंटर कर सके लोअर लेवल पे। ठीक है, जो जुडिशियल सर्विसेज रूल्स हैं बहुत सारे स्टेट्स में, उनमें मिनिमम पीरियड सजेस्ट किया गया है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे वुमेन को एलिवेट किया जाएगा एक बेंच में। ठीक है, प्रमोशन देने के लिए फॉर वुमेन एडवोकेट्स हु आर रिक्वायर्ड टू जगल फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द एब्सेंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड मिनिमम स्टाइपेंड्स मीटिंग थ्रेशोल्ड इज डिफिकल्ट। जो वुमेन है उनको उनके साथ बहुत सारा बर्डन होता है, एक फैमिली प्रॉब्लम उनके साथ होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके साथ क्या होना, उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स के अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिस कारण क्या होता है, उनको अपने मीट्स को रिक्वायरमेंट्स को मीट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखा जब वुमेन को मैनेज करना पड़ता है घर और बाहर के, जो अपने उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक प्रॉपर मार्जिनल डिफरेंस क्रिएट करके रखना पड़ता है। दैट बिकम्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर वुमेन्स इन देयर लाइफ। ठीक है, अब को होता क्या है कि ये फनल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, फनल रिवर्स फनल इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ट्रांसफर पॉलिसीज की वजह से, जो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्श है या फिर डिमांडिंग है। अब वुमेन अपने फैमिली को छोड़कर दूर जा नहीं सकती ट्रांसफर की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें लेटर ऑन क्या होना करना पड़ता है, अपने जो भी जॉब जुडिशियल लेवल पे वो होल्ड कर रहे ऑफिस, उसको छोड़ना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि दे कैन नॉट सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड अवे फ्रॉम होम, क्योंकि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। इफ दे आर न्यूली मैरिड वुमेन, दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, देयर फैमिली, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड है। हमें पता है कि हमारा जो कंट्री है पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है, और ये चेंज होने में वी आर टेकिंग टाइम। ठीक है, तो इस चीज़ों से डील करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम रूम लीव होता है नेगोशिएशंस के लिए, या फिर वुमेन के कंटिन्यूड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट जो उनके प्रोफेशनल लाइफ है उसमें एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो एक रिवर्स फनल इफेक्ट है। तो फनल होता कैसा हमारा, तो एक सपोज मैं एक रफ स्केच बना देता हूँ, तो इसको क्या कहते हैं हम, फनल। तो ये नॉर्मल फनल है, बट ये रिवर्स फनल ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी
लोअर लेवल पे तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है, बट ग्रेजुअली एज वी मूव अप इट गेट्स टेपर्ड फ्रॉम द टॉप, यानी बहुत ज़्यादा नैरो हो रहा है, यानी यहाँ पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे विमेन का प्रेजेंस क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेवल पे रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, ठीक है। उसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल है वुमेन के लिए। नियरली 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वीमेन के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड बाथरूम नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम की चीज़ है। तो मल्टीपल कोर्ट्स है, इवन प्रोमिनेंट हाई कोर्ट्स है जहाँ पे एडिक्वेट वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वुमेन जज के लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वर्क प्लेस पे लंबे टाइम तक सस्टेन करना, या फिर वहाँ पे वुमेन प्रॉपर स्टाफ्स नहीं अवेलेबल है जिनके साथ वो इंटरेक्ट कर पाए, सेफ फील कर पाए। लेटर ऑन लॉयर्स जो है उनके साथ नहीं है, लिटिगेंट्स नहीं है, यानी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। सैनिटरी फैसिलिटीज़ उनके पास अवेलेबल नहीं है, हाइजीनिक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके साथ है, जो कि एक सोशल रियलिटी है, इसको हम नहीं चेंज कर सकते अपने सोसाइटी में। एक हार्श ट्रूथ है ये कि वुमेन को एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करनी पड़ती है एट दिस टाइम, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द कलेक्टिव सोसाइटी, ठीक है। तो अगर हम मेजोरिटी के बारे में देखें तो दीज आर द सिचुएशंस दैट वुमेन हैव टू फेस एवरी नाउ एंड देन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, हिंडर कर रही है वुमेन के पार्टिसिपेशन को, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। उसके बाद कोर्ट्स को क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो उनको फैमिली फ्रेंडली अमेनिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए, जिस जहाँ पे हम फीडिंग रूम्स प्रोवाइड करा सके या फिर क्रेच फैसिलिटीज। अब न्यूली कोई मदर है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको अपने चाइल्ड के टेक केयर की ज़रूरत है, चाइल्ड को ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे क्रेच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराया, एक प्राइवेट रूम जहाँ पे वुमेन फीड कर पाए अपने बच्चे को। तो एक प्रॉपर हम जो हमारे जुडिशरी में स्टाफ्स है उनके लिए एक वुमेन फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें, फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें। इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक कोर्स करेक्शन की जरूरत है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे में इस चीज़ों को डील करेंगे, वहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स को हम ध्यान देंगे। तो हमें एक्नोलेज करने की जरूरत है किस चीज़ को, कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन क्या करें, इंटर कर सके जुडिशरी में। इससे क्या होगा कि जो मेल डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है, बहुत टाइम से जुडिशियल जो सेक्टर है हमारा मेल डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, जहाँ पे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे लेस रहा है। तो इससे हम क्या कर पाएंगे कि जब वुमेन का इंट्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे, एक फीमेल पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, जहाँ पे हम इक्वालिटी प्रमोट कर पाएंगे, विच इज़ द गोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज़ द गोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, विच इज़ द गोल ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा बहुत हाई लेवल फीमेल को रिक्रूट करना पड़ेगा, वुमेन को रिक्रूट करना पड़ेगा। अब इसको रिक्रूट करने के लिए हमें फीमेल फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल मैंडेट्स, हमें उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन सेफ फील कर सके एंड कंफर्टेबल फील कर सके अपने वर्क इन्वायरमेंट पे भी, ताकि उनके लिए जो ये सारी चीज़ें बैरियर्स है, ये बैरियर्स ना रहे, ये सारी चीज़ें उनके लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सके, ठीक है। इससे क्या होगा, हम इंक्लूजन कर पाएंगे अपने सोसाइटी का, और पब्लिक स्पेसेस में हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी देख पाएंगे, सोशल इंक्लूजन हम क्या कर पाएंगे, इंश्योर कर पाएंगे। हर एक सोसाइटी के तबके के लोगों को क्या कर पाएंगे, इंक्लूड कर पाएंगे हम अपने जुडिशियल लेवल पे, एंड जुडिशरी में भी वुमेन और मेन दोनों का क्या हो जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जब होगा, तो जो वुमेन रिलेटेड क्राइम है वो खुद ही ग्रेजुअली क्या होने लगेंगे, रिड्यूस होने लगेंगे। तो हमें वुमेन के नीड को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, जिसमें हम क्या कर सके, ग्रेटर पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सकते हैं वुमेन का, किसके थ्रू, कि वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव हमें लाने की जरूरत है, वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स जो है उसे हमें फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। जो भी चीज़ें हिंडर कर रही हैं फ्यूचर करियर ग्रोथ में या प्रोग्रेस में वुमेन की, उन चीज़ों को एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ बताया जा रहा है कि former judge Justice Hima Kohli, one of the few women judges in Supreme Court, recently noted that the unconscious gender bias in courts, which results in women judges being sidelined in administrative duties. See, यहाँ पे एक एक्सपीरियंस जज हैं जो जिनका नाम है जस्टिस हिमा कोहली, जो फॉर्मर जज रह चुकी है। उनका एक स्टेटमेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हमारा जुडिशरी है उसमें एक विमेन जेंडर बायस है, कि एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रमोट करना और एक स्पेसिफिक जेंडर को क्या करना, डिमोट करना, वो अनकॉन्शियसली हमारे सोसाइटी में इंट्रिकेटली क्या इम्बेडेड है, जिसके कारण क्या होता है, विमेन जजेस को साइडलाइन कर दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज से, यानी उनको एक लेस लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड हो रही है, यानी एक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको प्रोवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। नन ऑफ द हाई कोर्ट बिल्डिंग कमिटीज असाइड फ्रॉम दिल्ली, इलाहाबाद एंड हिमाचल प्रदेश करेंटली हैज इवन अ सिंगल जज वुमेन जज एज अ मेंबर, ठीक है। जो हाई कोर्ट बिल्डिंग कमिटीज़ हैं
अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, इलाहाबाद एंड हिमाचल प्रदेश, इनके अलावा और कोई भी स्टेट्स के हाई कोर्ट नहीं है जहाँ पे इस कमिटीज़ में जो है एक सिंगल वुमेन भी हो। सी ये कितनी ज़्यादा अलार्मिंग या फिर प्रोफाउंड वरी की, कंसर्न की एक चीज़ है, ठीक है, जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वीमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं जुडिशरी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना पड़ेगा, वीमेन सेंट्रिक करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉपर उनके लिए हाइजीन फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, टॉयलेट फैसिलिटीज़, क्रेच फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों को क्या करें, इंट्रोड्यूस करें, जिससे वुमेन के लिए एक फैमिली फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सके। ये चीज़ों पर फोकस करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन हाई कोर्ट रजिस्ट्रीज एंड जो भी अदर जो एसोसिएटेड या फिर एडजेसेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जुडिशरी के, तो वहाँ पे भी अगर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम रहेगा तो हमें वुमेन की पर्सपेक्टिव्स नहीं मिल पाएंगे, और जब वुमेन की पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगी हमें, तो हम सोसाइटी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, प्रमोशन नहीं कर पाएंगे वुमेन का, जिससे हम इक्वालिटी नहीं इंश्योर कर पाएंगे बोथ जेंडर्स की, ठीक है। तो ये सारे इशूज़ को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि एक बहुत ज़्यादा लेवल पे हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा खत्म होता है, जहाँ पे आपको कुछ डेटा भी मिल गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन रहा है, और किस तरीके से हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके लाइफ में, जिसकी वजह से हायर लेवल पे कि वुमेन नहीं एसोसिएटेड है जुडिशियल सर्विसेज में, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसको किस तरीके से हमें डील करना है, ओवरकम करना है, इन सभी चीज़ों पे हमने देखा। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर आर्टिकल खत्म होता है। सो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर वो डिस्कस करता है इकोनॉमिक डिवाइड के बारे में। जो इकोनॉमिक डिवाइड है हमारे कंट्री में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट्स कितने लेवल पे उनका पर कैपिटा इनकम जो अपना किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उस स्टेट में, या फिर किसी स्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है अपने कंट्री के जीडीपी के डेवलपमेंट में। इन सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा इस आर्टिकल में। तो ठीक है, जो इकोनॉमिक डिवाइड ग्रो हो रहा है, यानी इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये सारे एरियाज में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है जो डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे हैं, ठीक है। कुछ स्टेट्स हाईली डेवलप्ड हैं, कुछ मीडियम स्टेज पे हैं, और कुछ क्या है, लेस डेवलप्ड स्टेट्स है। तो उनका किस तरीके से क्या कंट्रीब्यूशन रहा और क्या ड्रॉबैक्स हैं उन स्टेट्स के, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है इस आर्टिकल में। तो यहाँ पे हमारे आर्टिकल स्टार्ट होता है कि जो हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया जिसका नाम है रिलेटिव इकोनॉमिक प्रेफरेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। जहाँ पे कंपैरिजन किया गया 1960-61 से लेकर 2023 टू 24 तक, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इस जो हमारी ये रिपोर्ट है, ये क्या प्रेजेंट करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली प्रेजेंट ये चीज़ किया गया है कि जो भी शेयर है ईच स्टेट का, जो शेयर है कंट्री के इनकम में, ठीक है, कंट्री का जो भी इनकम हो रहा है उसके इनकम में ओवरऑल जब हम कंट्री का इनकम ऐड करते हैं तो उसमें कौन से स्टेट का कितना शेयर है, इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे। और पर कैपिटा इनकम क्या है, ऑल इंडिया का जो एवरेज है और किस स्टेट का कितना एवरेज, हम यहाँ पे इस चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो इस डेटा का इस डेटा से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा स्टेट किस लेवल पे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, ठीक है। उससे हमें उस स्टेट की इंपॉर्टेंस पता चलती है इकोनॉमिक लेवल पे, और वहाँ के स्टेट के लोगों का किस लेवल पे वेलफेयर हो रहा है, किस तरीके से वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनके रियल लाइफ में, उनके एवरीडे लाइफ में किस तरीके से वैल्यू ऐड हो रही हैं, या फिर क्या उनके लाइफ में जो रेगुलर डेवलपमेंट है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, हम इन चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करते हैं, ठीक है। पर यहाँ एक चीज़ की बताई जा रही है प्रॉब्लम की, जो एवरेज हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या करता है, इन इक्वालिटी को हाइड कर देता है, यानी हमें यहाँ पे प्रॉपर वे में इन इक्वालिटी के बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि महाराष्ट्र को हम एज ओवरऑल देखते हैं कि महाराष्ट्र जो है हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है किस चीज़ में, नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। ऑब्वियस बात है, हम महाराष्ट्र को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र को हम इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आया कि महाराष्ट्र का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट महाराष्ट्र कंट्री लेवल पे अगर देखा जाए, स्टेट लेवल पे, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। वहाँ पे हमारा फिल्म सिटी है बॉलीवुड का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोर्ट है वहाँ पे बहुत सारे, और वो कोस्टल एरियाज है जो हमारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज से रिलेटेड क्या करते हैं, ट्रेड को डील करते हैं। तो इस वजह से क्या है, जो महाराष्ट्र है सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारे नेशनल इकोनॉमी में, जिसका पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 150% ज़्यादा, यानी पर कैपिटा इनकम जो है 150% ज़्यादा है, ठीक है। टोटल हमारे कंट्री का जो अपने नेशनल इनकम का एवरेज है उससे 150% ज़्यादा, यानी इट मैटर्स, एक बहुत बड़ा नंबर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं महाराष्ट्र के कंटेक्स्ट में। पर यहाँ पे एक ये चीज़ बताई जा रही है कि जो महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है वो रिच है, ठीक है।
इट कंसिस्ट ऑफ मुंबई विच इज सॉरी महाराष्ट्र में मुंबई है जो कि रिच है, ठीक है, क्योंकि वो अपना कैपिटल मैंने बताया फाइनेंशियल कैपिटल। बट ऑन द अदर हैंड जो महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन है वहाँ पे क्या फार्मर सुसाइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं ड्यू टू पॉवर्टी। यानी आप देख रहे हैं, आप अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो किस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि नेशनल इनकम में किस तरीके से महाराष्ट्र का हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट वहीं पे मुंबई की तरफ से कंट्रीब्यूशन तो ज़्यादा है, पर ऑन दी अदर हैंड महाराष्ट्र का सेकंड जो सिटी है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी कह सकते हैं, वहाँ पे फार्मर सुसाइड हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी, यानी महाराष्ट्र ओवरऑल यूनिफॉर्मली क्या है, रिच नहीं है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र लार्जेस्ट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट टैक्स में, यानी महाराष्ट्र में हमें पता है कि मुंबई में क्या है, बहुत सारे जो अपने सेलिब्रिटी लोग होते हैं वो लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस चीज़ है कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें होनी ऑब्वियस बात है, क्योंकि वहाँ से लोग टैक्स पे ज़्यादा करें क्योंकि दे आर मच रिच, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखा कि इस चीज़ में, बट सिटी का वहाँ का सिटी का जो म्यूनिसपैलिटी है बीएमसी, वो अपने कंट्री का रिसेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। और उसके अदर हैंड पे एक और चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्लम्स है, जहाँ पे अनसिविलाइज्ड लिविंग कंडीशंस है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, धारावी, वो कहाँ है, मुंबई में। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला यहाँ कंपैरिजन देख रहे हैं कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो इनइक्वालिटी वहाँ पे हाइड हो जाती है। हम ओवरऑल स्टेट के बारे में तो देख रहे हैं कि वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, पर ऑन द अदर हैंड हम उसके शॉर्टफॉल्स को नहीं देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो स्टेट सेम स्टेट में ही जहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रीच है वहीं पे उसी स्टेट के अंदर क्या है, फार्मर सुसाइड बहुत ज़्यादा होते हैं कंट्री में। और वहीं पे जिसमें सबसे ज़्यादा लोग, जिस स्टेट के सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, वहीं पे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है। यानी हम यहाँ पे ओवरऑल एवरेज देख रहे हैं, जो एक चीज़ों को तो हम गौर करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी चीज़ें यहाँ पे इग्नोर्ड रह जाती हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो रीजनल डिफरेंसेस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे कि रीजनल डिफरेंसेस क्या क्या अराइज होते हैं। यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, कि किस स्टेट में क्या डिफरेंस है, कौन सा स्टेट किस तरीके से डेवलप हो रहा है और कौन सा ऐसा स्टेट है या रीजन है जो लेस डेवलप्ड है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कंसिस्टेंट बेटर परफॉर्मेंस कौन से रीजन के स्टेट्स कर रहे हैं, साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स। तो हमें ये चीज़ पहले से पता होती है कि साउथ इंडिया जो है हमारे कंट्री का जो साउदर्न पार्ट है वो मेजरली डेवलप्ड है कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक। और उसका ईस्टर्न स्टेट्स जो है मेनली हमारे अपने नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स में पता है कि वहाँ का टेरेन कितना रफ है, वहाँ पे लाइफ कितनी टफ है। इन चीज़ों की वजह से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है कंपेयर टू वेस्टर्न स्टेट्स एंड अपना साउदर्न स्टेट्स, ये देख लिया हमने। और नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में भी देखें तो वहाँ पे भी वो लोग पुअरली परफॉर्म कर, जो यूपी बिहार वाला हमारा बेल्ट है, यूपी बिहार झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ एमपी, ये सारे रीजन जो हैं वो भी क्या है, लेस डेवलप्ड हैं। और जम्मू कश्मीर वाला रीजन, ये सारी जगह जो हिली एरियाज है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, ये सारी जगह क्या है, लेस डेवलप्ड है कंपेयर टू साउदर्न स्टेट्स एंड वेस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर टेरेन बहुत टफ है, लाइफ भी बहुत ज़्यादा थोड़ा वहाँ पर टफ है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। हमने देख लिया यहाँ पे, बट यहाँ पे एक्सेप्शन है कि हरियाणा और दिल्ली जो है इस कैटेगरी में लाई नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस बात है हरियाणा में हमारा गुरुग्राम लाई करता है जो एक साइबर हब है, और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन है। तो इस वजह से ये दोनों एरियाज क्या है, हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हरियाणा में प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में प्रॉब्लम नहीं है, पर इन दोनों को जब हम यहाँ पे जैसे ऊपर हमने देखा था कि जब ये चीज़ कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हम वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें इग्नोर्ड हो जाती है। वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि हरियाणा और दिल्ली ओवरऑल एरिया में क्या कर रहा है, लाई नहीं कर रहा है दूसरे अपने एडजेसेंट स्टेट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि वेस्टर्न साइड के बारे में पढ़ा हमने, साउदर्न साइड के बारे में पढ़ा हमने, नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ा, यानी कंट्री के ओवरऑल सभी स्टेट्स के एरियाज को क्या कर रहे हैं, हम फोकस में ले रहे हैं और यहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो लीडिंग गैप है वो क्रिएट हो रहा है, गैप क्रिएट हो रहा है डिफरेंट स्टेट्स के डेवलपमेंट के लेवल पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक प्रॉपर गैप क्रिएट होता जा रहा है ग्रेजुअली, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमने देखा, जो रिचर स्टेट्स है जैसे वेट अ मिनट तो जो रिचर स्टेट्स है जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स है वहाँ पे ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पर क्या हो रहा है, जब स्टेट से शेयर आता है तो वहाँ वो ज़्यादा डेवलप्ड है, यानी वहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहाँ लोगों की, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन किसी स्टेट्स में ज़्यादा, किसी एरिया में ज़्यादा है जहाँ पे एजुकेशन क्या है, लेस है। तो यहाँ पे हमेशा साउदर्न स्टेट जो या फिर मोर डेवलप्ड स्टेट्स है उनका कहना होता है कि हमने क्या किया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, हमने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, और इस वजह से क्या है कि जो स्टेट से सेंटर से जो शेयर आता है वो लेस आता है, इकोनॉमिक शेयर फाइनेंशियल जो शेयर आता है इन स्टेट्स को ये कम आता है। यहाँ पे हमेशा इनका कंसर्न रहता है कि ठीक है हमने इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है अपने नेशनल लेवल पे अदर स्टेट्स के कंपेरिजन में, बट हमें अपने स्टेट सेंटर की तरफ से शेयर थोड़ा कम मिलता है, तो इनका एक कंसर्न रहता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फेडरलिज्म पे एक असर पड़ रहा है और फेडरलिज्म वीक हो रहा है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच के रिलेशंस क्या हो रहे हैं, एक प्रॉपर टर्मोइल की ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। फिर स्टेट बताता है कि जब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे कंट्री में आई थी, ठीक है, ये कंट्री में रिफॉर्म्स आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स, तो उसके बाद से क्या हुआ, साउदर्न स्टेट्स क्या हो गए, अच्छे परफॉर्म करने लगे, वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होने लगी। उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से ग्रैब किया और वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स एंड ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि जो कोस्टल एरियाज में स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा हो गया, ठीक है, और अदर कोस्टल स्टेट्स तमिलनाडु हो गए, महाराष्ट्र और अपना गुजरात, ये सारे रीजन जो भी है कोस्टल स्टेट्स जो है हमारे 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, तो वो क्या, वो भी अच्छा कंपेयर टू अदर स्टेट्स वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? तो आज सबसे बड़ा रीजन वहाँ पे ट्रेड अच्छा है, ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटी, ट्रेड एंड कॉमर्स वाली एक्टिविटीज़ क्या अच्छे लेवल पे वहाँ पे परफॉर्म हो रही है, इसकी वजह से वो लोग अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ा आउटपुट क्या है, इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है क्योंकि एक अच्छा यहाँ पे एक नियर मार्केट अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, और क्या एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए नियर वेज में क्या है, वाटर वेज है यहाँ पे, जो चीपर एक सोर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो इस वजह से क्या है, हमारे जो कोस्टल स्टेट्स है वो भी अच्छे तरीके से क्या हो रहे हैं, डेवलप यहाँ पे हो रहे हैं कंपेयर टू अदर स्टेट जो लैंडलॉक्ड है, वहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट आता कहाँ से? तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट तो एक पब्लिक सेक्टर से आता है, पब्लिक के द्वारा आता है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से आता है। इन दोनों सेक्टर यानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट हुआ किसी चीज़ में, और या फिर कोई प्राइवेट एंटिटी है जो क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो बेस होता है, पहले का मतलब किस चीज़ पे बेसिस रहता है, तो जो पब्लिक सेक्टर से जो हमारा इन्वेस्टमेंट आता है वो पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर बेस्ड होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले एक पॉलिसी बनाएगी, उसके ऊपर डिसीजन होगा, कॉन्सेंसस इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्ट किया जाएगा। और ऑन द अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी बैकवर्ड एरिया में भी इन्वेस्ट करेगी ताकि उस एरिया को डेवलप किया जाए। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, प्रधानमंत्री वन धन योजना एक स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, जहाँ पे वो ट्राइबल एरियाज में क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रही है, इंप्रूव करने पर ध्यान दे रही है। जो ओवरऑल सारे एरियाज है वहाँ पे भी, जो लेस डेवलप्ड एरियाज है वहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, और जो मोर डेवलप्ड एरियाज है वहाँ पे तो रहेगा ही, ठीक है। यानी गवर्नमेंट प्रॉफिट से ज़्यादा वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती है। जो पब्लिक सेक्टर है उसका मेन फोकस किस ओर रहता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, ठीक है, कम, ठीक। और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका ये फोकस किस तरफ रहता है, प्रॉफिट की ओर, ठीक। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट बैकवर्ड एरियाज में भी क्या करती है, इन्वेस्ट करेगी ताकि डेवलप हो सके वहाँ पे, या यहाँ पे उसका मेन फोकस प्रॉफिट नहीं रहता है। बट ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, ऐसा नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को कंसेशन देती है, कुछ सब्सिडीज रिलैक्सेशन देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स क्या करते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को, अपने जो भी उनके फर्म्स हैं उनको क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है ऐसे एरियाज में जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, ठीक है। लेस इनपुट में उनको क्या हो सके, ज़्यादा आउटपुट अचीव कर पाए, वो लेस इनपुट में मोर आउटपुट वो क्या कर पाए, अचीव कर पाए। मेन उनका फोकस यही होता है प्राइवेट सेक्टर का। हमने ये चीज़ देख लिया कि किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर कहाँ जाएंगे, डेवलप एरियाज में जाएंगे जहाँ पे लार्ज मार्केट है, जिससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होंगे, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी उनके प्रोडक्ट्स की, और उनका प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। इसी वजह से अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अर्बन कॉन्ग्लोमरेट्स का मतलब क्या है, तो कॉन्ग्लोमरेट एक टर्म है, जैसे एक पर्टिकुलर क्या है, एरिया है, सपोज ये एक हमारा एरिया है मुंबई, अब इसके चारों ओर क्या है, सिर्फ मुंबई इतना एरिया, तो यहाँ पे ही सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होती, यहाँ इसके जो एडजेसेंट एरियाज जैसे नवी मुंबई हमारा हो गया, नासिक हो गया, और इस सारे एरियाज में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होने लगते हैं, यानी कॉन्ग्लोमरेट्स यहाँ, यानी कि जो नियरेस्ट एरियाज हैं, टाउन्स है जो हमारे मेन टाउन के, उन सब में भी डेवलपमेंट होता है, यानी वहाँ पे भी कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। तो जैसे कॉन्ग्लोमरेट्स कौन कौन है, मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सारे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइबर हब्स है, ठीक है, जहाँ पे देश दुनिया के लोग आगे क्या करते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज इस्टेब्लिश हो रही है, यहाँ पे एक प्रॉपर वर्क कल्चर इस्टेब्लिश हो रहा है, इनको चीप लेबर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, सभी चीज़ों की फैसिलिटी है यहाँ पे, एक महानगर की तरह, एक प्रॉपर सिटी की तरह ये एरिया डेवलप्ड है, यहाँ पे ओवरऑल सारी फैसिलिटीज़ ईजिली अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती हैं। जैसे दिल्ली के पास क्या हरियाणा में गुड़गांव डेवलप हुआ, गुरुग्राम डेवलप हुआ, और ऑन द अदर साइड नोएडा और गुड़गांव किस चीज़ का एग्जांपल है, अर्बन एग्लोमरेट्स का, कॉन्ग्लोमरेट्स का ये एग्जांपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे क्या होता है, इन आसपास के एरियाज को बेनिफिट होती है। अब कोलकाता को नहीं प्रीफर किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, प्रीफर्ड डेस्टिनेशन के लिए। तो कोस्टल एरिया जो उसको प्रीफर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे चीपर एक्सेस है एक्सटर्नल मार्केट्स का, एक्सपोर्ट के थ्रू, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, वाटरवेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चीप इंपोर्ट्स अवेलेबल है क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट करा के वो अपने कोस्टल एरियाज में कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट
कराया और डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गया। यहाँ से यहाँ जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनका रिड्यूस हो जाता है, जिससे क्या होता है चीप लेबर एंड चीप इनपुट भी अवेलेबल उनके लिए हो जाता है। जो रिच स्टेट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज़ बना पाते हैं, उनके पास ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या होता है वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड ये वाइस वर्सा सिचुएशन किसके साथ क्रिएट हो जाती है, लेस डेवलप्ड स्टेट के साथ, जिसके साथ हमारा क्या होता है के शेप्ड रिकवरी या फिर के शेप्ड डेवलपमेंट होता है। जो रिचर स्टेट्स है वो रिचर होती जाती है, और जो नॉर्मल स्टेट्स है जो अच्छे से नहीं डेवलप हो पाई वो क्या है, वो ऑलरेडी पूरी तरह से नीचे गिरते जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब बेटर गवर्नेंस से भी अच्छे तरीके से क्या होते हैं कंपनीज या फिर जो डेवलपमेंट है एसोसिएटेड है, यानी वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा तो लोग माइग्रेट करेंगे उस जगह पे। जहाँ वहाँ पे प्रोडक्टिव लेबर अवेलेबल होगा तो वहाँ पे लोग माइग्रेट करेंगे। तो ये सारे कुछ एक एसोसिएटेड रीजन्स है जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छी तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है 75% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। जो नेशनल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जो हमने बताया एलपीजी रिफॉर्म आया था हमारा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर का रोल जो है शिफ्ट हो गया मार्केट की ओर, मोर इन्वेस्टमेंट होने लगे कि कहाँ रिचर स्टेट्स में जहाँ पे प्रॉफिट हाइयर थे, और इसकी वजह से जो है लेस डेवलप्ड स्टेट्स जो है उनको इग्नोर किया जाने लगा, या फिर इग्नोर्ड वे में प्राइवेट कंपनीज जो एंटिटीज जो है उसको थोड़ा उस चीज़ों को इग्नोर्ड वे में क्या करने लगे, वो लोग फोकस करने लगे इन चीज़ों पे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। ठीक है, ये चीज़ों को हमने देखा। फिर पुअर स्टेट जो है उनका लार्जर शेयर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यहाँ पे यानी वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स ज़्यादा एम्प्लॉयड है। ठीक है, हमने ये चीज़ देखा। इसकी वजह से क्या उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो है, और लो इनकम्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या हुआ, जो पॉलिसी थी इसने क्या किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, फॉर्मल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया, जिसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से एड मिला, पॉलिसी एड मिला। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए गए जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, हाईवेज बनाया गया जिसके थ्रू क्या हुआ अदर भी हिंटरलैंड्स में भी पेनिट्रेट हो पाई ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा तरीके से बहुत स्पीडली क्या हुआ, ग्रो हुआ एट द एक्सपेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये इग्नोर्ड रह गया। और ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिली, और यहाँ क्या हो गया, ये स्टेट्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस किया जिन स्टेट्स ने वो क्या हो गया, रिचर स्टेट्स बनते चले गए। ठीक है, यानी एनईपी ने एक मेजर रोल प्ले किया है डिवाइड बनाने के लिए, डिवाइड क्रिएट करने में, डिवाइड ग्रो करने में। यहाँ पे ये बताया जा रहा है सिंस लिबरलाइजेशन, ये कौन पॉइंट आउट कर रहा है यहाँ, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की है, जो पेपर यहाँ पे रिलीज किया गया है, इसमें ये चीज़ पॉइंट आउट किया गया है कि एनईपी भी एक बड़ा रीजन रहा है जिसने अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे फोकस नहीं किया और ऑर्गेनाइज सेक्टर पे ज़्यादा फोकस रहा, जिसकी वजह से कुछ स्टेट्स को क्या करना पड़ा, इसका बर्न बियर करना पड़ा। ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मिलिटेंसी ज़्यादा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स जो है नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, क्योंकि वहाँ उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं हो पाएगी। जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है जहाँ पे लेस पब्लिक स्टेटमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स होती है, ये भी एक रीज़न है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ क्या है इंसर्जेंसी से भरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी बहुत कम जो है क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब करना क्या चाहिए, तो जो सेंटर है और स्टेट है दोनों को एक्ट करना पड़ेगा अपने अपने एरियाज़ में। ठीक है, स्टेट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नेंस इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि करप्शन कम हो जाए अपने उनके जुरिस्डिक्शन में, और कंपनी जो क्या है इजिली अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है, हेल्थ की फैसिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उन्हें अच्छा करना पड़ेगा, और पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा सोशल सेक्टर्स में, ताकि क्या हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा पूरे स्टेट्स में। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा, तो वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपना फोकस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिनलाइज्ड एरियाज में जो लोग हैं उनके इनकम को बूस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज कर सकते हैं, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो यही सारी पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है हमें, ताकि हम क्या कर सके, जो हमारा इकोनॉमिक डिवाइड है इस चीज़ को हम क्या कर सके, कम कर सके एट द लार्जर लेवल। हमें इस चीज़ पर फोकस देना होगा कि जो हम इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो रहा है हमारे कंट्री में, इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के बीच, हमें किस तरीके से इस चीज़ को रिड्यूस करना है। तो जिस स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया गया उस पर अच्छे से फोकस देके हमें उस चीज़ को भी एड्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमने देख लिया किस तरीके से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का एक रिपोर्ट था, जहाँ पे इसने बताया किस तरीके से ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड इंक्रीज हो रहा है हमारे कंट्री में, और क्या हमें करना चाहिए, इसके क्या रीजन है, क्यों ये इकोनॉमिक डिवाइड क्रिएट हो रहा है। इस चीज़ सब इन सारी चीज़ों पर हमने ध्यान दिया, और इसी के साथ ये आर्टिकल हमारा खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिस्कस करता है द परफेक्ट कॉकटेल ऑफ लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेयर्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग में, फाइनेंस डिवोल्यूशन में किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली उनमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीलिमिटेशन जो है, एक रूम के अंदर बहुत बड़ा एलिफेंट है जो इंडियन यूनियन में है, जो एक सेंटर स्टेज लेने वाला है। ठीक है, अभी हमारे कंट्री में 2026 में जाकर फिर एक डीलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश होगी, जिसको हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि स्टेट्समैन
such as Indira Gandhi, Atal Bihari Vajpayee appreciated the explosive potential of delimitation and kicked the can down the road। ठीक है, बताया जा रहा है कि जो ऐसे जो हमारे प्रीवियस लीडर्स रहे उन्होंने डिलिमिटेशन के को अप्रिशिएट किया है और उसके पोटेंशियल को अप्रिशिएट किया, बट उन्होंने इस पे ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। ठीक है, और इसको किसके ऊपर छोड़ दिया, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, कि इसके ऊपर फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है वो डिसाइड करेगी। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर एट द हिस्टोरिकल क्रॉस रोड्स। हम जो इंडिया के लोग हैं एक हिस्टोरिकल क्रॉस रोड्स पे, क्योंकि अब डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश हो गया, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको क्या 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 उनके सीट्स को क्या किया जाएगा, फर्दर फिर से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, विल इंडिया रिमेन अ फेडरल यूनियन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या इंडिया फेडरल यूनियन बना रहेगा या फिर ये एक ऐसा इथनो लिंग्विस्टिक मेजोरिटेरियन मेगा स्टेट बन जाएगा जहाँ पे माइनॉरिटीज इथनो लिंग्विस्टिक म्यूटिनीज भी होंगे। यानी या तो ऐसा हो जाएगा कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, जो मेगा स्टेट्स हैं जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज स्पीकिंग है उनको ज़्यादा फोकस में लिया जाएगा, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको फोकस में नहीं लिया जाएगा, लैंग्वेज स्पीक करने वाले उस टाइप के लैंग्वेज वाले लोगों को, डायलेक्ट वाले लोगों को। तो क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, फिर म्यूटिनीज करेंगे। तो क्या इंडिया के अंदर एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन भी बन सकती है, तो फिर क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, इसके ऊपर एनालिसिस किया जाएगा इस आर्टिकल में। ठीक है, बताया जा रहा है कि फेडरलिज्म जो है इंडिया का एक इनवॉयलेबल बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो इंडिया जो है क्या है, एक यूनियन है, फेडरल यूनियन है, इंडियन यूनियन जो की है, तो फेडरलिज्म को हम साइडलाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि स्टेट्स आर द फेडरेटिंग यूनिट्स, ये सबको पता है। मोस्ट स्टेट्स फाइंड देयर बेसिस इन देयर लैंग्वेज एंड मेनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन आर कंटिन्यूएशंस ऑफ द एथनो लिंग्विस्टिक होमलैंड दैट हैव एक्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज और इवन मिलेनिया। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट्स जो है तो क्या है, उनका मेन जो इनिशिएशंस था उनका फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ। आप पॉलिटी में पढ़ते हुए बहुत सारे स्टेट्स, आंध्रा जो इसे बना, तो मेजॉरिटी उनमें डाइवर्सिफिकेशन क्या लैंग्वेज का बेसिस है, जो कि बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसने कहा है कि स्टेट पॉलिटिकल यूनिट्स है, ना कि आर्बिट्रेरी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म आता है व्हाट इज डिलिमिटेशन। अब हम डिलिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझने की जरूरत है कि डिलिमिटेशन है क्या। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आर्टिकल 82 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ जो लोकसभा सीट्स है पर स्टेट में, उसको हर बार से हर सेंसस के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, वापस से फिक्स किया जाएगा पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो यही डिलिमिटेशन कहता है आर्टिकल 82 में। तो लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था, 1971 के सेंसस के बेसिस पे हुआ था, 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। फिर फर्दर इसको क्या किया गया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको फ्रीज कर दिया 25 साल के लिए, 2001 तक की। जो 1971 के सेंसस के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन हुआ है, तो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी बेसिस पे रहेगा कब तक, 2001 तक। और फर्दर आने वाली जो गवर्नमेंट होगी वो डिसाइड करेगी कि इसको आगे वापस से करना है या फिर इसी को कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इसको फर्दर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से क्या कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया, यानी 25 साल के लिए फिर इसको बढ़ा दिया गया, और ये कब तक कर दिया गया, 2026 तक। यानी आने वाला जो ईयर है हमारा 2 साल बाद जो 2026 आने वाला है, उसमें अब क्या होगा, डिलिमिटेशन होगा। तो अभी तक जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है किस बेसिस पे, 1971, यानी यहाँ से लेकर 2026 तक कितना पॉपुलेशन हमारे कंट्री में बढ़ गया, तो किस तरीके से अब हमारे कंट्री में सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पे देखने की जरूरत है। क्योंकि ये जो एक्ट था, ये जो 25 ईयर का एक्सटेंशन था, वो क्या होने वाला, सस्पेंड हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा 2026 में। ठीक है, उसके बाद फिर से एक नया डिलिमिटेशन कमीशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे क्या किया जाएगा, नई फ्रेश डिलिमिटेशन होगा, तब जाके 2029 में उसके बेसिस पे इलेक्शंस किए जाएंगे। तो क्या गवर्नमेंट फिर से इसको एक्सटेंड कर देगी या फिर एक फ्रेश डिलिमिटेशन किया जाएगा, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ डिस्कस किया जा रहा है कि डिलिमिटेशन किस तरीके से थ्रेट बन के आ सकता है। ठीक है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट बताया जा रहा है क्या होता है। अब ये सबको पता है कि जितने चिल्ड्रन का बर्थ होता है पर ईयर में, उसके बेसिस पे टोटल TF हम निकालते हैं। ठीक है, तो आज के टाइम में बताया जा रहा है कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स है, जैसे सच एज केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इनके अंदर जो TFR है वो कम है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 चाइल्ड पॉलिसी या फिर जो भी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे ज़्यादा फोकस किया, इससे क्या हो गया, इनका पॉपुलेशन रिड्यूस हो गया। और जो हिंदी स्टेट्स है, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इनका TFR ज़्यादा है। ठीक है, वेल अबव द रिप्लेसमेंट लेवल, इनका बहुत ज़्यादा TFR है कंपेयर टू द नॉन हिंदी स्टेट जो साउथ में। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फाइनेंस का डिवोल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे जो नॉन हिंदी स्टेट्स है इनका शेयर कम होता जा रहा है, जिसके लिए हमेशा ये लोग एक क्वेश्चन भी करते रहते हैं कि इन्होंने डेवलपमेंट मेजर्स पे भी फोकस किया, उसके बाद भी इनका लॉस हो रहा है कंपेयर टू दो स्टेट जिन्होंने ऐसा कुछ फोकस नहीं किया, फिर भी उनका क्या हो रहा है, एक उनके लिए बेनिफिशियल रहा है ये चीज़।
जैसे कि हमने देखा कि डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, तो जो नॉन हिंदी स्टेट्स है उनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो उनको उनके सीट्स भी क्या होंगे डिलिमिटेशन के अंडर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी लोकसभा राज्यसभा में उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, जो कि उनके लिए लॉस है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब डिलिमिटेशन टेक्स प्लेस करेगा 2026 में, तो प्रोपोर्शन ऑफ सीट जो पार्लियामेंट में साउदर्न स्टेट्स का वो रिड्यूस हो जाएगा 15-25% से लेकर, जो अभी है उससे लेकर क्या हो जाएगा वो 17% हो जाएगा। और जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स है, जो बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे है, इलेक्टोरल डोमिनेंस है उनका, तो ये क्या हो जाएगा 40% से लेकर 60% इंक्रीज हो जाएगा। यानी एक नॉन यूनिफॉर्म बेसिस पे क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, यानी जिन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस किया उनको रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, और जो लोग डेवलपमेंटल बेसिस पे ज़्यादा फोकस नहीं थे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव वे में जो साउदर्न स्टेट्स है हमारे उनको अफेक्ट करेगा। तो ये एक डाउट है, हमेशा एक ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हम देखें तो कहा जा रहा है कि स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऑलरेडी रिसीव ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल फंड्स। ठीक है, उनका पॉपुलेशन कम हुआ तो फाइनेंस कमीशन के साइड से उनके फंड शेयरिंग में भी रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो जो ये 3 स्टेट्स मिला के ओवरऑल कंट्री का सिर्फ 30% फंड ही क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, इन्हीं स्टेट्स का रहता है। बिहार, यूपी रिसीव बिटवीन 250% एंड 350% ऑफ द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। जो डिसीजन था 16 फाइनेंस कमीशन का वो इंक्लूड करता है 2011 के सेंसस को इंस्टीड ऑफ 1971 सेंसस टू डिवॉल्व फंड्स टू स्टेट विच विल बी इवन मोर डिस्क्रिमिनेटेड टू डेवलप स्टेट्स। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेवलप्ड स्टेट्स है उनको और भी लेस फंड मिलेंगे 2011 के सेंसस के बेसिस पे, क्योंकि वहाँ पे क्या दिक्कत है, उन्होंने डेवलपमेंटल पॉलिसीज पे फोकस किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस किया, उनका पॉपुलेशन कम हो गया, तो इससे क्या हो गया, उनको फंड रिड्यूस मिलने लगा लेस फंड उनको मिलेगा, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी उनके लिए। और जो भी लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, तो उन्हें एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी, लेजिस्लेटिव लेवल पे भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और फंड्स में भी क्या है, एक एज उनको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है। इंडिया को कहा जाता है कि मल्टी एथनिक कंट्री है, मल्टी लिंगुअल फेडरल यूनियन है, यहाँ बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, बट यहाँ पे वो मोनो एथनिक कंट्री नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल तरीके के कल्चर्स है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया, वहाँ पे सिंगल कंट्री जहाँ पे फेडरल सिर्फ वो लोग नाम के, पर इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया में डिफरेंट डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, तो इंडिया एक इसमें क्या है, मेजोरिटी इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, अदर लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स रहते हैं, तो इंडिया एक फेडरेशन है किस चीज़ का, इथनो लिंग्विस्टिक स्टेट होल्डर्स का। ठीक है, मेजोरिटी इंडिया में वो लोग रहते हैं। ठीक, तो इससे क्या दिक्कत हो रही है, लिंग्विस्टिक लेवल पे भी किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल को लेस रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि सिंस 1947 द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु हैव ऑल डिक्रीज्ड। ठीक है, इनका पॉपुलेशन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद से, ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि इंक्रीज किसका हुआ है, तो जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वन लैंग्वेज हिंदी स्पीकिंग, जो हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया है, जो हिंदी स्पीकिंग रीजन्स है, मेनली वो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ा है। ठीक है, 36% से 43% हो गया, और ये 43% नॉट टू फार अवे फ्रॉम द मेजोरिटी, ये मेजोरिटी के आसपास ही है। ठीक, तो इनका क्या होगा, रेशियो जो होगा लोकसभा में इनके सीट्स का इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू द साउदर्न स्टेट्स, और वो ऐसे स्टेट जिनका कंट्रीब्यूशन कम है या फिर जिनका डेवलपमेंट में जिन्होंने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो यहाँ कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन रिवार्ड करेगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल पॉलिसी, जो ऐसे स्टेट्स है जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज के ऊपर अच्छे से परफॉर्म नहीं किए, उनको इफेक्टिवली क्या होगा, तो लोग डोमिनेट करेंगे डिलिमिटेशन के अंदर, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, तो वही डिटरमाइन करेंगे यूनियन के पॉलिसी फॉर्मुलेशन को। और ये क्या है, डेमोक्रेसी के बेसिस पे क्या है, एक इनइक्वालिटी हो जाएगी या बायसनेस हो जाएगी, कि जो मोर डेवलप्ड स्टेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस हो जाएगा, और जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता चल जाएगा। तो ये किस तरीके से नेगेटिवली अफेक्ट करेगा हमारे डेमोक्रेसी को। बताया जा रहा है कि जो परफॉर्मर्स थे इस पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ में, उनका स्टेक डिक्लाइन करता चला जाएगा, और वो सिर्फ रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर्स हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे रिच पीपल्स है, वो लोग मोरली डेवलप्ड है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उनकी तरफ से टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आता है, पर उनको फंडिंग कम मिलती है, उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, तो वो सिर्फ रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रह जाएंगे, वो सिर्फ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। कहा जा रहा है जो जीडीपी का प्रोपोर्शन और रेवेन्यू का प्रोपोर्शन है नॉन हिंदी स्टेट से, वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हिंदी स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे एफडीआई ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से प्रिवेल कर रही है, फ्लरिश कर रही है, तो उनके वहाँ से टैक्सेस ज़्यादा जनरेट होते हैं।
वहाँ पे पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें, तो वहाँ से टैक्सेस ज़्यादा जनरेट होते हैं कंपेयर टू दोज लैंडलॉक्ड हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो वो लोग कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा कर रहे हैं, रेवेन्यू में ज़्यादा कर रहे हैं, पर उनका जो एक इन्फ्लुएंस है हमारे सेंट्रल लेवल पे वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये एक उनको निगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से बात हो गई कि जो लोग जो स्टेट्स डेवलप कर रहे हैं हमारे, उनको रिवॉर्ड में कुछ नहीं मिल रहा है, बट ऑन द अदर हैंड जो सही से जिन्होंने पॉलिसी मेकिंग पे फोकस नहीं किया, जिन स्टेट्स ने, उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो जाएगा हमारे नॉन हिंदी स्टेट्स के साथ। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो बहुत बुरी तरह से क्या हो जाएगी, जो इंडियन डेमोक्रेसी का मेन गोल था, मेन मोटिव था, वो सही से फुलफिल नहीं हो पाएगा। और जो इलेक्टोरल डोमिनेंस है वो नॉन हिंदी स्टेट्स का, सॉरी, हिंदी स्टेट्स का बढ़ता जाएगा, जिससे नॉन हिंदी स्टेट्स को एलिनेट कर दिया जाएगा। यानी वो इस कंट्री के पार्ट होने के बावजूद भी इस कंट्री के पार्ट नहीं रहेंगे, उनका एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा सेंट्रल लेवल पे, हमारे सेंट्रल के पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि किस तरीके से जब अगर डिलिमिटेशन इंप्लीमेंट किया जाएगा तो किस तरीके से एक पॉलिसी के बेसिस पे क्या होगा, परफेक्ट कॉकटेल बन जाएगा लेयर डिस्क्रिमिनेशन के। किस तरीके से लेयर्ड वे में क्या होगा, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड स्टेट्स है और जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। फर्दर जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉन हिंदी स्टेट्स दैट हैव इम्प्लीमेंटेड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स विल सक्सेसफुली लूज अ से इन यूनियन अफेयर्स। जो नॉन हिंदी स्टेट्स है जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स पे मेजर्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था, उनका स्टेक यूनियन अफेयर्स में कम हो जाएगा, यानी यूनियन लेवल पे उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और नॉन जो हिंदी स्टेट्स है जिन्होंने ज़्यादा उन्होंने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया, ज़्यादातर जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट किया है, रेवेन्यू एंड टैक्सेस में भी सबसे ज़्यादा वही कंट्रीब्यूट करते हैं, पर उनके मनी को सिर्फ यूज़ किया जाएगा और उनका से कुछ नहीं रहेगा, स्टेक कुछ नहीं रहेगा, यानी उनको सिर्फ बस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फॉर अपने बेनिफिट के लिए। द अनसक्सेसफुल विल क्रिएट पॉलिसी। जो अनसक्सेसफुल स्टेट्स हैं वो पॉलिसीज बनाएंगे और फॉर द सक्सेसफुल विद मनी फ्रॉम द सक्सेसफुल। ये बहुत सही लाइन है कि जो अनसक्सेसफुल स्टेट्स है उनका डोमिनेंस बढ़ेगा, तो पॉलिसी क्या करेंगे, वही बनाएंगे, क्योंकि वो मेजोरिटी में रहेंगे, तो अपने हिसाब से क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। किसके लिए, सक्सेसफुल के लिए। और पैसे वो कहाँ से लेंगे, सक्सेसफुल स्टेट से ही आएंगे, क्योंकि वहीं से ज़्यादा टैक्सेस आते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डेंजरस पाथ हो जाएगा परस्यू करने के लिए। यहाँ पे किसी भी सिस्टम इंडिया के कंट्री में, यहाँ पे इंडिया में क्या होगा, डिफरेंट स्टेट्स के बीच में एक डेमोक्रेटिक लेवल पे क्या होगा, इनइक्वालिटी प्रमोट हो जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इन दोनों सिचुएशन को बैलेंस करना, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बैलेंस करना, ताकि हम फॉर्मली इक्वालिटी प्रमोट कर सकें वोटिंग में भी और फेडरलिज्म में भी, यानी जो दोनों स्टेट्स हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी हो और हमारे कंट्री का जो फेडरलिज्म है वो भी हम प्रिजर्व कर पाए। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस पे हमें फोकस करना है कि क्या सॉल्यूशंस हम डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देयर कैन बी मेनी सॉल्यूशंस। पर सबसे पहला सॉल्यूशन है कि सबसे पहला इजी पाथ कि आप डिलिमिटेशन करो ही नहीं। जैसे पिछले 2 गवर्नमेंट ने इसको 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया था, आप भी आगे चल के 25 साल के लिए एक्सटेंड कर दो और आने वाली जनरेशन इस पे ध्यान दे। सबसे इजी पाथ यही होगा कि आप प्रॉब्लम को छोड़कर भाग जाओ। सेकेंड, आप परमानेंटली फ्रीज कर दो डिलिमिटेशन को, कि आगे आने वाले प्रॉब्लम्स क्रिएट ही ना हो। आगे चल के जो और स्टेट्स डेवलपमेंट पे फोकस करो उनको इसका खामियाजा, इनको बैड कॉन्सिक्वेंसेज नहीं झेलने पड़े, वरना कोई स्टेट्स डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं करेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल पे फोकस ही नहीं करेगा और ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा। तो ये है। दूसरा कि ऐसे कि इस तरीके से हम क्या करें, डिलिमिटेशन करें जहाँ पे हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए, हर किसी स्टेट्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे और पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं करें और कोई अदर वेज हम डिराइव करें जिस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिलिमिटेशन कर पाए। लैंडस्केप के बेसिस पे कर सकते हैं, एरियाज जितने उस बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा कि जिस स्टेट्स में ज़्यादा एरियाज है उस बेसिस पे हम क्या करें, डिलिमिटेशन करें। या फिर चौथा, हम जो प्रेजेंट सीट का प्रोपोर्शन है स्टेट्स का लोकसभा में, उसको क्या करें, प्रिजर्व करें, बट इंक्रीज कर दे नंबर ऑफ सीट्स इन ईच स्टेट टू पार्शियली ऑफसेट द रिप्रेजेंटेशन डिफिसिट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेट्स। ठीक है, क्या करें कि जो लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन है उसको फ्रीज कर दे और स्टेट लेवल पे क्या करें, हम पॉपुलेशन के बेसिस पे इसको डिवॉल्व कर दे। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो इंडिया एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि रशिया और चाइना की तरह नहीं है जहाँ पे मोनोलिंग्विस्टिक नेशन है, ये मल्टी लिंग्विस्टिक नेशन है। तो इसको इस तरीके से जो इसकी डाइवर्सिटी है हमें इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है और मेजोरिटेरियनिज्म एंड पार्टीजनशिप यहाँ पे इन दोनों को अलाउ नहीं करना चाहिए। और किस तरीके से हम एक मिडिल पाथ लेकर चल सकते हैं, बुद्धा का पाथ अपना कर क्या कर सकते हैं, एक अच्छी पॉलिसी डिराइव कर सकते हैं, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। यहाँ डिलिमिटेशंस के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में हमने डिस्कस किया और इसी के साथ ये वाला आर्टिकल भी हमारा फिनिश होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये इंडिया के कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करता है। तो हमने प्रीवियस वीक्स में भी, लास्ट मंथ जो अक्टूबर और हमारा सितंबर था उसमें बहुत सारे कार्बन क्रेडिट रिलेटेड आर्टिकल्स आए थे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियोस को भी प्रेफर कर सकते हैं। और वैसे मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे मैं आपके लिए
वीडियो आप यहाँ पे पॉज करके क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर एक बार ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस आर्टिकल में वही चीज़ें वापस से रिपीट की गई हैं कि किस तरीके से अब हमारे अभी COP29 होने वाला है 11 से 22 नवंबर तक, जो कि अभी चल रहा है अजरबैजान में। तो किस तरीके से हमें अपने फोकस जो हमारा शिफ्ट करने की ज़रूरत है किस तरह पे क्लाइमेट फाइनेंस की ओर, जहाँ पे हमने क्या किया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था हर कंट्रीज़ का, उससे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट्स में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम प्रमोट कर पाए, इस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं अपहोल्डिंग इंटीग्रिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट्स, तो यहाँ पे क्या इंटीग्रिटी है इनके बारे में डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से हम इसको और भी ज़्यादा बोल्स्टर कर सकते हैं और क्या इसके यूज़ है, किस तरीके से हम इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फर्दर कहा गया है कि इंडिया को अलाइन करने की ज़रूरत है जो इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म है उसके साथ, जो आर्टिकल 6 है हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, उसके साथ ही इंडिया को क्या करने की जरूरत है, अलाइन करने की जरूरत है इंडिया के कार्बन मार्केट को, ठीक है, जहाँ पे हम क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे इंटरनेशनली ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम्स के साथ। ये चीज़ हो गया। फिर फर्दर आर्टिकल 6 के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से कंट्रीज को इंगेज करता है कार्बन ट्रेडिंग में और अपहोल्ड करता है इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया गया है, कुछ क्रिटिकल एनालिसिस किए गए, कुछ वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स यहाँ पे डाले गए हैं, जो कि प्रीवियसली भी इस पे हमने डिस्कस किया है कि कार्बन क्रेडिट सिस्टम क्या है, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम क्या है, किस तरीके से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट करता है, किस तरीके से एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है और हमें कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बताया गया किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, कंप्लाई और कंफर्म करने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड्स के साथ, जो भी सेट स्टैंडर्ड्स है, और क्या क्या करने की फर्दर ज़रूरत है। यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस किया गया। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा आपके लिए फैक्चुअल हो जाएगा और इतनी ज़्यादा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे कार्बन क्रेडिट के आर्टिकल्स आए हैं आप उसको रेफर कर सकते हो, या फिर आप गूगल करके भी कुछ एक बेसिक डेटा आप अपने आंसर राइटिंग में ले आ सकते हो। मुझे ये आर्टिकल पढ़ाना नहीं था, पर मैंने इसलिए इस आर्टिकल को यहाँ पे इंक्लूड किया कि आपको एक आपके माइंड में चीज़ डाल दूं कि इंडियन कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म या फिर कार्बन क्रेडिट सिस्टम जो है, आप इसके बारे में एक पढ़ लेना, एक आर्टिकल देख लेना कहीं भी गूगल के थ्रू कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म के बारे में, ताकि आप कल को अपने आंसर राइटिंग में इन सब चीज़ों को मेंशन कर पाओ, ठीक है। तो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है और यहाँ पे आपके पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करके आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे पीछे मैंने वहाँ पे डिटेल डिस्कशंस आपके लिए कर लिया है, जिसको आप रेफर कर सकते हो और अपने साथ अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। हर टाइम पे आप एवरीडे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, और वीकेंड पे क्या करो, आप हमारे इस वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो, जिससे आपको एक समरी क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में और आपको समझ में आ जाएगा क्या टेक अवेज है इन आर्टिकल से और क्या नहीं है। जिससे आपको एक आर्टिकल रीडिंग की एक हैबिट भी क्रिएट हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा हमें क्या पढ़ने की जरूरत है यहाँ पे और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको छोड़ने की जरूरत है, ठीक। तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा इस वीक का एनालिसिस खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।